हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्न बैंक में अध्याय 2 के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनका हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी प्रकार के आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रश्न बैंक के जो प्रश्न छूट गए हैं, जो मैं वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाया था क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके आ चुके थे और टाइम की कमी की वजह से हम कुछ प्रश्नों को हल नहीं कर पाए थे। तो आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि जो शेष बचे प्रश्न हैं उनको भी आप वीडियो के माध्यम से लाइए। तो आपको सितंबर माह में जो प्रश्न बैंक हैं सभी 6 विषयों की और कक्षा 10वीं की जो प्रश्न बैंक है उनके प्रश्नों के हल मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूँगा चैनल पर। तो देखते हैं हम कक्षा 9वीं के जो शेष बचे प्रश्न हैं। इसमें हमने कुल 8 वीडियोस लाए थे जिसमें मैंने ब्रिज कोर्स अध्याय 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था और अध्याय 2 में हमने केवल 3 अंक और 4 अंक के जो प्रश्न हैं उन्हें केवल छोड़ दिया था, वो हमारे हल नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं हम प्रश्नों को। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक। ये प्रश्न हमारे हल करने हेतु शेष रह गए थे, तो इन्हें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ आप देख पा रहे हैं 12 से 19 तक 3 अंकीय प्रश्न है और 20 से 23 तक 4 अंकीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। जांच कीजिए कि 7 धन 3x 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 7 धन 3x से जब हम इस बहुपद को भाग देते हैं तो जो शेषफल है वो शून्य आना चाहिए। अगर शून्य आता है तो ये जो 7 धन 3x है इस बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल शून्य के अलावा कुछ और आता है तो ये बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका हल। तो हमें जो बहुपद दिया है 3x की घात 3 धन 7x, हम मान लेते हैं कि वो px के बराबर है। अब चूंकि हमें 7 धन 3x से भाग देना है और बताना है कि 7 धन 3x इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो इसके लिए हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? 7 धन 3x बराबर 0, 3x बराबर आ जाएगा ऋण 7। ये धन 7 इस तरफ आके ऋण 7 हो गया, और x बराबर है ये जो 3 के साथ गुणा में 3 है वो बटे में आ जाएगा, तो ऋण 7/3। इस तरह से हमें x का मान मिल गया। तो ये क्या हो गया? ये शून्यक हो गया जिससे हम भाग दे रहे हैं इसका। तो ये शून्यक ऋण 7/3 है, यानी जहाँ जहाँ अब हमें x दिखेगा उसकी जगह पे हमें ऋण 7/3 बहुपद में रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ, यदि 7 धन 3x 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है तो जो x का मान ऋण 7/3 हम बहुपद में रखेंगे उसका उत्तर क्या आना चाहिए? 0। तो हम बहुपद में रख देते हैं ऋण 7/3। तो यहाँ 3 x की घात 3 की जगह क्या रख देंगे? ऋण 7/3 का घन धन 7x यानी x की जगह ऋण 7/3। फिर हल कर लेते हैं। तो 7 का घन हो गया 343 और 3 का घन हो गया 27, और ये धन और ऋण का गुणा हो जाएगा तो यहाँ ऋण आ गया और 7×7 49/3। फिर आगे देखते हैं, आगे हम हल कर लेंगे। तो 3 को 3 3 9 27, 9 बार कैंसिल हो गया ये, तो इसलिए यहाँ ऋण 343/9 बचा और यहाँ ऋण 49/3। अब 9 और 3 का हम लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं तो वो आ जाता है 9। तो हमने 9 से 9 को भाग दिया तो एक बार गया, और जो भागफल 1 है उसका गुणा हम अंश में करते हैं। तो 343 और 1 का गुणा 343। फिर हम इस 9 में इस 3 से भाग देंगे तो भाग 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, और 3 बार भाग गया। इस 3 का गुणा हम अंश में कर देते हैं तो 49 147 आ जाएगा। अब चूँकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं इसलिए ऋण 343 और 147 जुड़ जाएंगे तो ऋण 490/9। अब चूंकि जो ऋण 490/9 है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे 7 धन 3x जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो उत्तर आ जाएगा कि 7 धन 3x बहुपद 3x की घात 3 धन 7x का गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर हमें px का मान दिया गया है और बताना है कि gx जो है x धन 1 वो इस px का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसमें भी हम वही विधि अपनाएंगे। यहाँ px यानी बहुपद का मान हमें दिया है और gx जिससे हमें भाग देना है, तो इसमें इसका हम शून्य निकाल लेते हैं, यानी इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो x का मान क्या जाएगा? ऋण 1, x धन 1 बराबर 0।
तो x बराबर क्या मिल गया हमें, ऋण 1, यानी ऋण 1 जो है इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब जहाँ जहाँ हमें बहुपद में x दिख रहा है इस वाले बहुपद में, वहाँ वहाँ हम ऋण 1 रख देंगे। और अगर उत्तर शून्य आता है तो हम कहेंगे कि gx px को विभाजित करता है, और अगर शून्य के अलावा कुछ और आता है तो हम कहेंगे gx px को विभाजित नहीं करता है। तो यहाँ कोष्टक में आपको ऋण 1 दिख रहा होगा, ये ऋण 1। तो जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम ऋण 1 रख देते हैं। तो 2x का घन यानी ऋण 1 का घन, फिर x का वर्ग यानी धन ऋण 1 का वर्ग, फिर ऋण 2x यानी ऋण 2, और कोष्टक में ऋण 1 ऋण 1। हल कर लेते हैं इसे। तो ऋण 1 का घन क्या हो गया, ऋण 1, इसलिए ऋण 1 और 2 का गुणा क्या जाएगा, ऋण 2। फिर ऋण 1 का वर्ग आ गया धन 1, और फिर ऋण और ऋण का गुणा धन 2 एकम 2, और आखिरी में ऋण 1। अब ऋण 2 से धन 2 कैंसिल, और धन 1 से ऋण 1 कैंसिल। तो आखिरी में उत्तर क्या आ गया, 0। तो हम कहेंगे अतः गुणनफल प्रमेय से gx px का गुणनखंड है। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x ऋण 1 px बराबर x वर्ग धन x धन k का एक गुणनखंड है। तो हमें बताना है k का मान जबकि x ऋण 1 क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो देख लेते हैं इसका हल। तो हमें दिया गया है कि जो x ऋण 1 है वो दिए गए बहुपद x वर्ग धन x का गुणनखंड है। तो हमें यहाँ पर k का मान निकालना है। तो हमारा जो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हम x का मान निकाल लेंगे, यानी इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं, उस बहुपद के बराबर शून्य रखकर हम चर का मान निकाल लेते हैं। तो x ऋण 1 बराबर 0, तो 1 उस तरफ आ गया, तो x बराबर 1 आ गया। तो हमें जो x का मान मिला है 1, उसे हम बहुपद में रख देंगे। तो यहाँ px बराबर जो हमें बहुपद दिया है उसमें p1, यानी जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा उसका मान 1 रखेंगे। और चूंकि ये बहुपद का शून्यक है इसलिए इसे रखने पर बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि p1 बराबर 0 आना चाहिए। तो जो बहुपद का मान है 1 के साथ वो हम यहाँ नीचे रख देते हैं, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 रख दिया है। तो 1 का वर्ग धन 1 धन k बराबर 0। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 0 क्यों रखा है, क्योंकि ये जो है बहुपद का शून्यक है और ये बहुपद को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, इसलिए जो शेष फल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए हमने बराबर में 0 रखा है। अब इसे हल कर लेंगे तो k का मान क्या जाएगा, 2 धन k बराबर 0, यानी कि k बराबर क्या जाएगा अगली स्टेप में, k बराबर ऋण 2। तो यही हमें k का मान निकालना था। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, सीधे गुणा किए बिना गुणनखंड ज्ञात कीजिए 95 गुणित 105। तो हमें सीधा सीधा गुणन नहीं करना है, हमें यहाँ सूत्र का उपयोग करके इनका गुणनफल निकालना है। तो जो हमारा आधार होता है, बेस होता है 100, उसके रूप में हम इन दोनों संख्याओं को ब्रेक कर लेते हैं। तो 95 को हमने लिख दिया 100 ऋण 5, और 105 को हमने लिख दिया 100 धन 5। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र बनता दिख रहा होगा, a ऋण b और a धन b, या अगर आप इसे x और y की टर्म में लिखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा x ऋण y और x धन y। अब इसका सूत्र क्या होता है, x ऋण y और x धन y का ये होता है, जब हम इसे पूरी तरह से ओपन करेंगे तो यह आएगा x वर्ग ऋण y वर्ग। तो यहाँ पर x का मान क्या है बच्चों, 100, और y का मान है 5। तुलना आप कर पा रहे होंगे, x ऋण y यानी 100 ऋण 5 और x धन y यानी 100 धन 5। तो x वर्ग ऋण y वर्ग यानी x मतलब 100 का वर्ग और y वर्ग यानी 5 का वर्ग। तो 100 का वर्ग आ गया 10,000 और ऋण 5 का वर्ग आ गया। तो इसे जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो उत्तर आ गया 9,975। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके ऋण 2x धन 3y धन 2z का पूर्ण वर्ग का प्रसार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों x यानी कि हो गया ऋण 2x, y यानी हो गया 3y, और z यानी हो गया 2z। तो x धन y धन z का पूर्ण वर्ग का सूत्र होता है x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। तो जहाँ जहाँ आपको x y z दिखेगा वहाँ वहाँ आप ऋण 2x 3y और 2z रखेंगे। तो x का वर्ग यानी ऋण 2x का वर्ग, y का वर्ग यानी 3y का वर्ग, और z का वर्ग यानी 2z का वर्ग, फिर धन 2xy यानी 2, x का मान ऋण 2x, ये चिन्ह सहित लेना है, और y का मान 3y।
धन 2yz यानी धन 2y का मान 3y और z का मान 2z, फिर धन 2zx यानी धन 2z का मान 2z और x का मान ऋण 2x। फिर हल कर लेते हैं हम, तो ऋण 2x का वर्ग क्या आ जाएगा 4x वर्ग, 3y का वर्ग आ जाएगा 9y वर्ग, धन 2z का वर्ग आ जाएगा 4z वर्ग। फिर हल कर लेते हैं इसे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और ये ऋण और धन का गुणा ऋण 12 और x और y का गुणा xy। फिर यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और y और z का गुणा yz, तो 12yz। तो यहाँ पे आप 12yz लिख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और धन और ऋण का गुणा ऋण, यहाँ 8z की बजाय आप लिख लेंगे ऋण 8zx। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया प्रश्न क्रमांक 16 का। इन दोनों टर्म्स को आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे, धन 12yz ऋण 8zx। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 102 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें 102 का घन, इसका हमें मान निकालना है बिना ऐसे सीधा गुणा किए, यानी हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो चूंकि बेस हम 100 मानते हैं, तो 100 के रूप में हमने इसे तोड़ लिया, तो 102 को हमने लिख लिया 100 धन 2, 100 धन 2 का घन। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है कि a धन b का पूर्ण घन, यानी a यानी 100 और b यानी 2। तो a धन b का पूर्ण घन का सूत्र होता है a का घन धन b का घन धन 3ab और कोष्टक में a धन b। तो जहाँ जहाँ आपको a देखेगा वहाँ आप 100 रखेंगे, और जहाँ जहाँ आपको b देखेगा वहाँ वहाँ आप 2 रख देंगे, और इसे हल करेंगे। तो a का घन यानी 100 का घन धन b का घन यानी 2 का घन धन 3, a यानी 100 और b यानी 2, फिर कोष्टक में a धन b यानी कोष्टक में 100 धन 2। तो 100 का घन क्या होता है, 100 का घन यानी 100 गुणित 100 गुणित 100, यानी एक के साथ कितनी शून्य लग जाएंगे बच्चों, 6 शून्य। एक के साथ 6 शून्य लगा दिए आपने। फिर 2 का घन हो गया 8 और 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 100 से, तो 600, और यहाँ 100 धन 2 क्या हो जाएगा 102। तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो 600 और 102 का गुणा हो गया 61,200, तो ये हो जाएगा 10,61,208। तो ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 18 है, सत्यापित कीजिए x का घन धन y का घन बराबर x धन y कोष्टक में x वर्ग ऋण xy धन y वर्ग। तो हमें सत्यापित करना है कि ये सूत्र है। तो हम जानते हैं कि x धन y का पूर्ण घन का सूत्र होता है x का घन धन y का घन धन 3xy कोष्टक में x धन y। ये हमने अभी अभी ऊपर देखा। अब चूंकि बायां पक्ष हम ले रहे हैं, बायां पक्ष क्या है हमारा प्रश्न में, x का घन धन y का घन, ये हमारा बायां पक्ष है। तो इस सूत्र से हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, ये जो पक्ष है यानी जो टर्म है 3xy कोष्टक में x धन y, उसको हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगी। तो इसका मान क्या जाएगा, x घन धन y घन का, यह जाएगा x धन y का पूर्ण घन, और ये उस तरफ गया तो ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 3xy कोष्टक में x धन y। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 पद हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये, और दोनों में x धन y कॉमन है। तो x धन y को दोनों पदों से हमने बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ से एक बाहर निकल गया तो बचा अंदर 2 घात x धन y का वर्ग, क्योंकि एक घात बाहर आ गई है, और यहाँ से बचेगा केवल ऋण 3xy। अब ये वाला सूत्र x धन y का पूर्ण वर्ग, इसको हम खोल लेते हैं। तो x वर्ग धन y वर्ग धन 2xy ऋण 3xy, और बाहर जो x धन y चल ही रहा है। फिर यहाँ पर x धन y जैसा कि तैसा, तो यहाँ 2xy ऋण 3xy घटकर क्या हो जाएगा ऋण xy, यानी बचा क्या x वर्ग धन y वर्ग और ऋण xy। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा दायां पक्ष आ चुका है और ये सत्यापित हो चुका है। अब आते हैं इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 है, सत्यापित कीजिए x का घन ऋण y का घन बराबर x ऋण y कोष्टक में x वर्ग धन xy धन y वर्ग। तो ये भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, हमें सत्यापित करना है x का घन ऋण y का घन बराबर x ऋण y कोष्टक में x वर्ग धन xy धन y वर्ग। अब चूंकि हमने पिछले प्रश्न में
एक्स ऋण वाई का पूर्ण एक्स प्लस वाई का क्यूब को सूत्र लिया था। अब यहाँ चूंकि हमें ऋण में सिद्ध करना है इसलिए हमने ऋण वाला सूत्र लिया है। तो एक्स ऋण वाई का पूर्ण घन का सूत्र होता है एक्स का घन ऋण वाई का घन ऋण 3xy और कोष्टक में एक्स ऋण वाई। अब चूंकि हमारा बाया पक्ष है एक्स घन ऋण वाई घन, तो सूत्र से हम एक्स घन ऋण वाई घन का मान निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, हम इस वाले हिस्से को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स ऋण वाई का पूर्ण घन ये मिल गया हमें, और ये उस तरफ जाएगा तो ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, धन, यानी 3xy कोष्टक में एक्स ऋण वाई। अब इसे हल कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में आपको दिख रहा है एक्स ऋण वाई कॉमन, तो एक्स ऋण वाई को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ 3 घात थी, एक घात बाहर आ गई, तो अंदर बची एक्स ऋण वाई का वर्ग, और यहाँ से एक्स ऋण वाई बाहर आ गया तो बचा धन 3xy। अब यहाँ एक्स ऋण वाई का पूर्ण वर्ग है, इसे खोल लेते हैं, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2xy, और ये 3xy वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऋण 2xy और धन 3xy ये घट जाएंगे, तो बचेगा एक्स वर्ग, फिर यहाँ बचेगा, यहाँ से बचेगा xy और धन y वर्ग। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया और सत्यापित भी हो गया है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। अब यहाँ से हमारे 4 अंकीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो इसमें 20वां प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए 8a घन ऋण b घन ऋण 12a वर्ग b धन 6ab वर्ग। तो 8a घन को हम लिख सकते हैं 2a का पूर्ण घन, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो हमें वापस से 2 का घन 8 और a का घन a घन मिल जाएगा। ऐसे ही b घन को हम या तो सीधा लिख लें या कोष्टक में लिख लें। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें a का मान मिल गया है, a का घन ऋण b का घन, फिर सूत्र होता है ऋण 3ab, यानी a का घन ऋण b का घन, ये यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, a का घन ऋण b का घन ऋण 3ab। तो a का मान हमें यहाँ लिख देंगे हम ऋण 3, और फिर a का मान क्या मिला है बच्चों, 2a, तो यहाँ 2a, और b का मान है b, तो b, और कोष्टक में a ऋण b, यानी a का मान है 2a और b का मान है b। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने इसे सूत्र के रूप में बदल दिया है। तो ये सूत्र होता है a ऋण b का पूर्ण घन, तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा 2a, ऋण b का मान आ जाएगा b का पूर्ण घन। ये इसका उत्तर हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना ऋण 12 का घन धन 7 घन धन 5 घन का मान ज्ञात कीजिए। बिना घनों का परिकलन, यानी हमें इन्हें खोलना नहीं है, घन को खोलना नहीं है, यानी इन्हें हल नहीं करना है, हमें सीधा सर्वसमीका की सहायता से इसका उत्तर प्राप्त करना है। तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि यदि x धन y धन z तीनों का योगफल अगर 0 के बराबर हो तो x घन धन y घन धन z घन का मान क्या होता है, 3xyz। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि तीनों का योगफल 0 है कि नहीं। तो x का मान है ऋण 12, y का मान है 7 और z का मान है 5। तो जोड़ लेते हैं हम तीनों को, x धन y धन z। तो ऋण 12 धन 7 धन 5, तो 7 और 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 12, यानी ऋण 12 और 7 और 5 12। तो ऋण 12 से धन 12 कैंसिल, इसलिए उत्तर आ जाएगा 0। तो जब तीनों का योगफल 0 होता है तो x घन धन y घन धन z घन किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के। तो हम यहाँ मान रख लेते हैं 3, x का मान है ऋण 12, y का मान है 7 और z का मान है 5। तो जब तीनों का हम गुणा करते हैं चारों संख्याओं का तो हमें मिलता है ऋण 1260। प्रश्न 22 है, नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक कीजिए। क्षेत्रफल हमें दिया है 25a वर्ग ऋण 35a धन 12। तो इससे हमें इसके गुणनखंड करने हैं और जो संभावित लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें जो क्षेत्रफल दिया है 25a वर्ग ऋण 35a धन 12, 25a वर्ग ऋण 35a धन 12। अब हमने जो 35 को तोड़ा है 20 और 15 में, ये कैसे तोड़ा है, ये हमने ऐसे तोड़ा है। a वर्ग का गुणांक कितना है बच्चों, 25, और अचर पद क्या है 12। तो इनका गुणा कर लेते हैं हम। तो 12 पंजे 60 के शून्य हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर हमें 35 मिले और गुणा करने पर 300 मिले। तो ऐसी संख्या हमको मिली हैं 20 और 15, क्योंकि 20 और 15 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 35, और जब आप इनका गुणा करेंगे तो 15 शून्य शून्य और 15 दूनी
30, गुणनफल हमें 300 मिल जाएगा। इसलिए हमने इसे अब चूंकि यहाँ ऋण 35 है तो दोनों संख्याएं भी ऋणात्मक होनी चाहिए, तभी इनका योग हो पाएगा। समान चिन्हों का योग होता है तो इसलिए दोनों ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 पद हैं, तो शुरू के 2 पदों से हम कॉमन ले लेते हैं 5a। 5a हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी 5a बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा अंदर 5a, क्योंकि पचम 25 और a का गुणा a वर्ग यहाँ आ जाएगा वापस से। और यहाँ से 5a बाहर निकला तो 20 को आप क्या लिखते हैं 4 गुणित 5, तो 5 बाहर निकल गया तो बचा क्या 4, और a तो हमने बाहर पहले से ही ले रखा है। ऐसे यहाँ से भी हम 3 बाहर ले लेते हैं, तो 15 को हम क्या लिखते हैं 3 गुणित 5, तो जब 3 बाहर आ गया तो बचा क्या 5, तो इसलिए यहाँ 5 और a। और ऐसे ही 12 को हम क्या लिखते हैं 12 को लिखते हैं हम 3 गुणित 4, तो 3 बाहर आ गया है, 12 को लिखते हैं हम 3 गुणित 4, तो 3 बाहर आ गया तो बचा है 4। अब चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 पद हैं, पहला पद ये और दूसरा पद ये, दोनों में 5a ऋण 4 उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या 5a ऋण 3। तो ये हमारे जो गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड वो मिल गए। और ये क्या है लंबाई हेतु संभावित व्यंजक हो गया 5a ऋण 4 और चौड़ाई हेतु संभावित व्यंजक हो गया 5a ऋण 3, जो हमसे पूछे गए थे। अब आते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारी कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्न बैंक का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23। घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अभी हमसे क्षेत्रफल में संभव व्यंजक पूछे थे, अब यहाँ आयतन में संभव व्यंजक पूछे हैं, और ये आयतन है 3x वर्ग ऋण 12x। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड निकालने हैं, और जो गुणनखंड होंगे वही संभव विमाओं के लिए व्यंजक होंगे। तो हमें आयतन दिया गया है 3x वर्ग ऋण 12x, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 12 को हम लिखते हैं 3 गुणित 4, तो यहाँ पर भी 3 है और 12 में भी 3 छुपा हुआ है, तो 3 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, यानी कम से कम 1 घात x की दोनों में है, तो यहाँ x बाहर ले लिया, तो यहाँ 2 घात में से 1 घात बाहर निकल गई तो 1 बची घात, और 12 में से 3 बाहर निकल गया तो बचा यहाँ ऋण 4। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड मिल गए 3x कोष्टक में x ऋण 4। तो विमाएँ जो संभव व्यंजक हैं, विमाओं की संभव व्यंजक वो है 3x में 3 और x तो हो गए, और तीसरी विमा हो गई x ऋण 4, क्योंकि आयतन में क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो जो 3 विमाएँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के जो व्यंजक हैं वो हो गए 3x और x ऋण 4। तो इसी के साथ हमारी जो कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्न बैंक है उसका कंप्लीट हल यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसे हमने कुल 9 वीडियोस में कवर किया है। तो अगर पिछले 8 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन 8 पार्ट्स की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप पिछले 8 वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कक्षा 9वीं और 10वीं के परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण हल लेकर आता रहता हूँ।